आज की इस कहानी के माध्यम से प्रकृति का सबसे छोटा जीव यानी कि चींटी हमें ऐसी सीख देगी जिससे हम अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं और हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। यूँ तो चींटी का शरीर बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति, उनकी लगन हम इंसानों से कई गुना बड़ी होती है। तो आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देने का ख्याल आता है। आप तो इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे कि मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत ही बुरा समय चल रहा है। मेरे लिए तो 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं ज़िंदा भी कैसे रहूं? अपने परिवार को खुश रखूं भी तो कैसे रखूं? कृपया करके कोई ऐसा साधारण तरीका बताने की अनुकंपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी उनको समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुन के महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? महात्मा ने सामने पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि सामने पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें यह सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वहाँ पर चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन को खराब कर देती हैं और उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी खत्म कर रही हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई पेड़ पौधे या कोई घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और वहां पर चींटियों के उस घर को तहस नहस कर दो, उनको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर उस मंदिर के आसपास दिखे तो तुम उसे तहस नहस कर देना, लेकिन याद रखना कि घर को तोड़ना है। घर को तोड़ते हुए किसी भी चींटी को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, वो चींटियों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्यों वो उनके घर को तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन ऐसा महात्मा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए अगले दिन फिर से वो उस पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी की सारी चींटियां कतार में चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ जाता है। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसके घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटियों में हाहाकार मच गया और वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी वो बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में एक घर टूट गया। सारी की सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से अपने घर वापस लौट आता है। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां पर वापस जाने का क्या प्रयोजन है, क्योंकि चींटियों का घर जो तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था वो तो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोच समझकर वो अगले दिन फिर से जाने का निश्चय करता है और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी पर पहुँचकर वो उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पिछली सुबह उसने उनके घर को तहस नहस किया था। लेकिन ये देखकर वो चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि चींटियाँ कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही मैंने इनके घर को तबाह किया था और उसी जगह उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा, लेकिन फिर से महात्मा की बातों को याद करते हुए उसने उन चींटियों के घर को फिर से तबाह कर दिया। फिर से उन चींटियों में हाहाकार मच गई और थोड़ी देर में चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी।
कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। उस युवक ने सोचा कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उनके घर को तबाह कर दिया है। अब तो ये चींटियां यहाँ पर अपना घर बना भी नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी डाल दिया ताकि वहाँ पर वो चींटियां अपना घर दोबारा न बना सकें। और इस तरह अपना काम पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर की ओर लौट आता है। आज रात को सोते वक्त फिर से उसने यही सोचा कि क्या महात्मा ये काम मुझसे सही करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष ही ना हो? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं। यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है और पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह किया था। और वो ये देखकर फिर से खुश हो जाता है कि वहां पर कोई घर नहीं बना था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। उसने सोचा कि मेरा यहाँ पर रोज़ रोज़ आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन यहाँ आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी के 4 दिन वापस आने का क्या प्रयोजन है? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि वो यहाँ से सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको सारी खबर देगा। जब वो वापस मुड़कर उसी पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसकी नज़र अचानक एक घरौंदे पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था। अब वो चींटियां नए घर में वापस आ चुकी थीं। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। अब वो चींटियां नए घर में वापस आ गई और जब उस युवक की नज़र उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन यहाँ आने के लिए कहा था। और ये विचार करते हुए उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो चींटियां उसी तरह अपना कार्य करने में लगी हुई थी। वो अपने घर के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, अपने घर में जमा करती जा रही थी। जो पुराने घर का टूटा हुआ अनाज था वो उन अनाज के कण को अपने नए घर में इकट्ठा कर रही थी। अब यहाँ फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनके घर को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उसके घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस घर को तबाह कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त जो थी, महात्मा ने पहले ही कहा था कि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए उसकी बड़ी सावधानी के साथ घर को तबाह किया। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर ही दिया। उस घर को तबाह करने के बाद वो बहुत ही दुखी मन से अपने घर की ओर जाता है, क्योंकि उसका नया घर भी उसने तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब वो अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था, लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ जाता है। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना दुत्कार देती होंगी। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह वो फिर से वहाँ पहुँच जाता है। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक नई जगह पर अपना नया घर बना लिया था। वो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी। उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि चींटियाँ किसी मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं बार बार इनको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं कि मैं इन्हें यहाँ पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटी देखने में तो इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही। बड़ी ताज्जुब की बात है
और इस बार उसने गुस्से में आकर उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार घर को तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहां पर मर गई, उसके पैरों के तले कुचल दी गई। जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने बहुत सी चींटियों को क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़ी ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिनों के बाद वो युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि महात्मा जी, आप कृपया करके मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह किया भी, 1 बार नहीं बल्कि 4 बार किया। मैंने उनके घर को तोड़ा, उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वो सही किया है, इसलिए मैं आज आपसे आज्ञा लेकर वापस जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मेरे घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे भाई, कहाँ चल दिए, थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। ये कहकर महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियाँ तो बहुत छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों के घर को तबाह क्यों नहीं कर पाए? कहाँ गया तुम्हारा शक्ति और तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए युवक ने कहा कि महात्मा जी, मैंने उन चींटियों के घर को तबाह कर दिया था। 1 बार नहीं, बार बार किया था। मैंने गुस्से में आकर उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी। लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैंने इनको हानि क्यों पहुंचाई है, क्यों मैं इनको इतना तकलीफ दे रहा हूं। उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है महोदय। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे रही है। मैंने तुम्हें उन चींटी का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे पहली सीख जो इन चींटियों से लेनी थी वो ये थी कि तुमने कितनी बार ही उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितना ही प्रयास किया, उनका घर तबाह किया, लेकिन वो बार बार अपना घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो चींटियाँ तुम्हें वहाँ पर मिलती ही नहीं। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशील का नाम है। लेकिन हम मनुष्य 1 या 2 बार हार मिलने के बाद ही टूट जाते हैं। हम हताश हो जाते हैं और अपने जीवन में प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने तक पर उतारू आ जाते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी, वो अपना जीवन स्वयं से ख़त्म नहीं कर सकते। तुमने ये कभी भी सुना नहीं होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है, चाहे वो जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य 1 या 2 बार अगर हताश हो जाते हैं तो हम अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील होता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में ही चले जाओगे। तो फिर उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो?
क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है, दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों को देखकर सीख चुके होगे। देखने में तुमसे कितनी ही छोटी होंगी और तुम उनसे कितने ही बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। इतना दृढ़ संकल्पित हैं कि इतनी बार अपना घर टूटने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेनी थी कि जब भी तुम्हारा बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा। अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ विचार हैं और यही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं। इसलिए हम अपना प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी। वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों के घर को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन तुम उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि चींटियां हार ही नहीं मान रही थी। प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देती है जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए 2 सीख याद रखना। पहला कि कार्य करते जाना, और दूसरा, एक दिन प्रकृति तुम्हारे कर्म का परिणाम जरूर देगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।